नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। 2024 के इस लोकसभा चुनाव में कई राज्यों ने चौंकाया है। सबसे अधिक सीटें जहां से आती हैं उत्तर प्रदेश, जिसने 2014 और 2019 में भर-भर करके वोट दिए थे और सीटें दी थी भारतीय जनता पार्टी को, उसने झटका दिया। इसके अलावा छोटा राज्य है लेकिन 10 सीटें आती हैं, वहां से 5 घट गई हरियाणा। राजस्थान भी बड़ा खुश रहा नरेंद्र मोदी से 2014-2019 में, वहां भी सीटें घट गई। इसके अलावा पश्चिम बंगाल में जो उम्मीदें थी वो उम्मीदें भी पूरी नहीं हुई, बल्कि सीटें जो हैं वो 6 घट गई और 12 पर भारतीय जनता पार्टी अटक करके रह गई। सीटों के लिहाज से उत्तर प्रदेश के बाद सबसे बड़ा सूबा अगर कोई है तो वो है महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी ने प्रयास भी बहुत किए थे। प्रयास इस मायने में कि जो एमवीए की युति थी और जिस तरह का माहौल वहां पर उन्होंने बना दिया था, वो सब एकजुट रहते तो शायद नुकसान इससे भी बड़ा हो सकता था। हालांकि अभी भी कम नुकसान नहीं हुआ है। वो 29 सीटें जीत गए 48 में से। और भारतीय जनता पार्टी या जो एक फैक्शन उनका टूट करके इनके साथ आया था एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में, उसको भी उतनी कामयाबी नहीं मिली। हालांकि मिली उनको, लेकिन जो अजित पवार आए थे चाचा को छोड़ करके, वो तो बिल्कुल परफॉर्म नहीं कर पाए। हालांकि लड़ भी रहे थे 4 ही सीटों पर, लेकिन ये माना जाता है कि अगर आप बारामती भी नहीं जीत पाए हैं तब आपकी क्षमता पर, आपके प्रदर्शन पर प्रश्न खड़े होंगे ही। अब आगे की बहुत गंभीर और बड़ी चुनौतियां हैं, क्योंकि हरियाणा और महाराष्ट्र लोकसभा चुनाव के 6 महीने के भीतर चुनाव में जाते हैं विधानसभा के। हरियाणा में भी 5 सीटें घटी हैं और महाराष्ट्र में तो एक तरीके से अगर मैं कहूं तो बुरा ही हाल हुआ है भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले एनडीए का। मेरे साथ एक ऐसी शख्सियत जुड़ रही हैं जो महाराष्ट्र के न केवल वरिष्ठ पत्रकार हैं, बल्कि जो वहाँ के मिजाज से लेकर के आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक जो भी बदलाव हुए हैं, ट्रांसफॉर्मेशन हुए हैं, उनके गवाह भी हैं और विशेषज्ञ भी हैं। तो जिनको मैं महाराष्ट्र की राजनीति की दाई मानता हूं पत्रकारों में, उनमें से एक हैं सुशील कुलकर्णी। पकड़ में जरा मुश्किल से आते हैं लेकिन पकड़ में आ गए हैं, तो इसलिए उनको सीधे जोड़ करके आज जानने की कोशिश करते हैं कि महाराष्ट्र में ये सब हुआ क्यों। सुशील जी, बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। तो सुशील जी, सीधा सवाल यही है कि जो अपेक्षा नहीं थी वो हुआ, या दिखाई तो दे रहा था, उसको स्वीकार नहीं कर पा रहे थे कि इनको अ, सहानुभूति भी कहीं ना कहीं मिल रही है। इसके अलावा जो एक मुस्लिम फैक्टर था उसने भी बड़ा अंतर कर दिया है। आपकी दृष्टि में जो परिणाम आए हैं इनकी वजह क्या है? और नरेंद्र मोदी को महाराष्ट्र से जो अपेक्षाएं थी वो चूंकि पूरी नहीं हुई बल्कि झटका ही लगा है, तो इसकी वजह क्या है? जी, आपने अपने प्रारंभ में जो बातें कही कि महाराष्ट्र में एक बड़ा झटका भारतीय जनता पार्टी को लगा है, और ये भी बात आपने कही कि अगर एमवीए गठबंधन को तोड़ा नहीं जाता तो क्या होता। तो सबसे बुरे हाल होते भारतीय जनता पार्टी के 48-0 ऐसा फिगर बन जाता अगर एमवीए गठबंधन को तोड़ा नहीं जाता। तो तोड़ा इसलिए कम से कम 17 पर आ गए हैं। क्या इस हार को हमने पहले से ही तय कर लिया था? बिल्कुल नहीं, क्योंकि जो चित्र दिखाई देता है वह चित्र बड़ा ही विचित्र है, मतलब जो भ्रमित कर देने वाला चित्र है, और इस भ्रम को ही हमें समझना पड़ेगा।
सबसे पहले मैं, आप जिस सहानुभूति की बात कर रहे थे, उस सहानुभूति की बात को जरा ठीक से बताता हूं। जी हाँ, जी हाँ। भारतीय जनता पार्टी के साथ शिवसेना का एक गठजोड़ टूट कर आया, जिसे शिंदे कहा गया, शिंदे गुट कहा गया, जो बाद में शिवसेना के नाम से ही पहचाना जाने लगा। असली भिड़ंत थी उद्धव ठाकरे की, वह थी एकनाथ शिंदे के साथ ही, मतलब शिवसेना के साथ ही। तो इसमें एक चीज हमें याद रखनी पड़ेगी कि उद्धव ठाकरे ने जितनी भी सीटें लड़ी है, वह ज्यादातर सीटें एकनाथ शिंदे के खिलाफ ही लड़ी है। एकनाथ शिंदे ने 7 सीटें जीती है और लड़े हैं 15। उद्धव ठाकरे ने 21 सीटें जीती है, 21 सीटें लड़ी है और जीते हैं 9। सीटों का आंकड़ा देखा जाए तो उद्धव ठाकरे बड़े दिखते हैं और एकनाथ शिंदे छोटे दिखते हैं। लेकिन अगर आपस में भिड़े हैं, इन सीटों का जायजा लिया जाए, कितनी सीटें आपस में लड़ी है, तो यह लड़ाई 7-6 से एकनाथ शिंदे जीत चुके हैं। एक दूसरे के खिलाफ जो सीटें लड़ी है, उसमें 7 जीते हैं एकनाथ शिंदे और 6 लड़े हैं, जीते हैं उद्धव ठाकरे। इतने ही आंकड़ों पर हमें चुप नहीं बैठना चाहिए। शिवसेना को मिले वोटों का प्रतिशत आता है 47। पहले तो एकनाथ शिंदे कम लड़े हैं, ज्यादा जीते हैं, और ये ज्यादा लड़े हैं, कम जीते हैं। अगर वोट जीतने का परसेंटेज देखा जाए तो शिवसेना जो एकनाथ शिंदे की है, उन्होंने 47% जीत हासिल की है जितने लड़े हैं उसमें, और उद्धव ठाकरे ने 43% जीत हासिल की है, तो उद्धव इसमें भी कम है। वोटों का आंकड़ा देखा जाए तो वह भी देख लेना आवश्यक है। शिवसेना को मिले वोट का जो आंकड़ा है वो बताता है कि 62.66 लाख वोट एकनाथ शिंदे ने प्राप्त किए हैं, तो उद्धव ठाकरे के पार्टी ने लगभग 60,39,000 वोट प्राप्त किए हैं। मतलब एकनाथ शिंदे उद्धव से वोटों से भी आगे है। अगर हम ये निकाले डिफरेंस, वोट डिफरेंस निकाले, विजय का वोट डिफरेंस निकाले, तो एवरेज औसतन देखा है हमने कि 1,06,000 के आगे से वोट से जीते हैं एकनाथ शिंदे के कैंडिडेट और उद्धव ठाकरे के 86,000 एवरेजन वोट से जीते हैं। तो किसी भी हिसाब से, आंकड़ों के हिसाब से कहीं हमें दिखाई देता है कि एकनाथ शिंदे ही आगे है। एमवीए और बीजेपी का परसेंटेज निकाला जाए तो बीजेपी कुल वोट में आगे ही दिखाई देती है। मतलब ये है कि भ्रम ऐसा है कि ज्यादा वोट प्राप्त किए हैं एमवीए ने, इसलिए हार हुई है, ऐसा नहीं है। बस ये जो गिमिक है, ये जो गणित है, ये एक चमत्कार की तरह है, और इसी चमत्कार को हमें देखना पड़ेगा और पता लगाना पड़ेगा कि किस तरह से बीजेपी वहां पर हारी है। और इसी गणित को उद्धव ठाकरे के तरफ बिल्कुल, ये जो हम कह रहे हैं सहानुभूति थी, शरद पवार की तरफ सहानुभूति थी, ऐसा बिल्कुल नहीं दिखाई देता है। उद्धव ठाकरे का फायदा उठाया है कांग्रेस ने, उद्धव ठाकरे का फायदा उठाया है शरद पवार ने। उद्धव ठाकरे पूरे लॉस में चले गए हैं, क्योंकि पिछली बार 2019 में उद्धव की 18 सीटें आई थी, इस बार 9 तक सिमट गए हैं। मतलब आधा यश मिला है उद्धव को। इसमें हारा कौन है? अगर भारतीय जनता पार्टी हारी है ऐसा कहना है, तो हमें उद्धव भी हारे हैं, इस कंक्लूजन पर आना पड़ेगा। और आगे बताऊंगा मैं आपको कि किस तरह से ये क्या चमत्कार है जिसे हमें हार दिखाई देती है। सुशील जी, भारतीय जनता पार्टी 23 से 9 पर आ गई। जिस कांग्रेस ने केवल चंद्रपुर की सीट जीती थी, वो कांग्रेस पार्टी भी आप देखिए तो सबसे बड़ी पार्टी बन गई महाराष्ट्र में, 13 सीटें जीत गई। इसी तरीके से जिस एनसीपी को 4 सीटें मिली थी, एनसीपी शरद पवार को भी 8 सीटें मिल गई।
तो ये सब जो है उलट-पुलट हुआ कैसे, उलट-फेर हुआ कैसे और भारतीय जनता पार्टी को इतना बड़ा लॉस कई तरह की चीज़ें निकल कर के आ रही हैं, उन पर प्रकाश तो आप ही डालेंगे। मुझे जो यहाँ सुनने को मिल रहा है कि पार्टी के भीतर भी संगठन के स्तर पर कहीं अंतर्विरोध थे, समन्वय की कमी थी, खींचातानी थी, उस तरीके से नहीं लड़ा गया जैसे लड़ना चाहिए था। 400 पार के नारे को सत्य मान करके सबके कंधे ढीले हो गए थे कि मोदी जी 400 तो पा ही रहे हैं, हमें काम करने की क्या ज़रूरत है? कौन से कारण बढ़े आप मानते हैं? जी। एक तो भारतीय जनता पार्टी ऑनलाइन वाली बन गई थी। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश इकाई के जो अध्यक्ष है चंद्रशेखर बावनकुळे, वो ऑनलाइन मीटिंग पर ही ज्यादा भरोसा रखते थे, ज्यादा जोर देते थे। और 400 पार वाले नारों ने ये बिल्कुल आलसी बन गए थे कि अब तो हम आए ही। एक है कि आधा % वोट बढ़े हैं कांग्रेस के, आधा %। और इसमें भी इतनी बड़ी जय, ये क्यों है? ये मामला जरा थोड़ा सा बहुत हमें पेचीदगी बढ़ा देता है और अचरज में डाल देता है कि सुशील कुलकर्णी, आप तो बोल रहे हैं कि कोई बड़ा यश नहीं मिला है, बड़े वोट नहीं, परसेंटेज नहीं हुआ है, फिर भी ऐसे क्यों? तो ये जो आधा % है, ये बहुत बड़ा काम कर गया है। कुछ उदाहरण मैं आपको बता देता हूं। एक उदाहरण के तौर पर 2 लोकसभा क्षेत्र में आपको बता देता हूं। एक है धुलिया वाला क्षेत्र, धुलिया लोकसभा क्षेत्र, जहां से एक पूर्व केंद्रीय मंत्री की हार हुई है, भामरे नाम के। ये धुलिया में 5 विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट बहुत आगे है, बहुत ही आगे है। और एक अकेला मालेगांव मध्य ऐसा क्षेत्र है जहां पर वो इतने पीछे चला गया, इतने पीछे चला गया कि भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट के 5 विधानसभा क्षेत्रों की बढ़त को पीछे धकेलकर एक मालेगांव ने उसको जिता दिया। दूसरा ऐसा ही लोकसभा क्षेत्र है शिरडी वाला, जो अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। शिरडी के 4 विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी जीत हासिल करती है और उसमें हार जाती है भारतीय जनता पार्टी केवल 2 विधानसभा क्षेत्र में, केवल 2 विधानसभा क्षेत्र में पीछे हो जाती है। तो उसी के कारण जीत प्राप्त कर लेती है। और यही एक बात बड़ी महत्वपूर्ण होती है ओंकार जी, कि वह जो कांग्रेस, एनसीपी और यूबीटी शिवसेना को आगे ले जाने वाले विधानसभा क्षेत्र है, वो कौन से है? वह क्षेत्र है जिनमें मुस्लिम पॉपुलेशन ज्यादा है या दलित पॉपुलेशन ज्यादा है। दलित में भी, अनुसूचित जाति में भी एक विशेष कम्युनिटी जो कभी भी भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देती है। और इस बार यह हुआ कि ये जो वोट पहले अन्य अन्य जगहों पर जाते थे, मतलब कहीं प्रकाश आंबेडकर वाली वंचित बहुजन आघाड़ी कुछ वोट ले लेती थी, या अन्य कोई पार्टी जैसे एआईएमआईएम वाली पार्टी वोट ले लेती थी, यहां पर जहां मुस्लिम कैंडिडेट नहीं है, वहां पर सीधे सीधे वोट चले गए यूबीटी के पक्ष में या कांग्रेस के पक्ष में। इसलिए इतनी बड़ी जीत दिखाई देती है। जितना हिंदू वोटर्स आगे आना चाहिए था उतना नहीं आया। सॉरी, माफ कीजिएगा, उतना वोटर हिंदू आगे नहीं आया। और इसी का यह कारण है कि भारतीय जनता पार्टी को करारी हार का सामना करना पड़ा। 1-2 विधानसभा क्षेत्र में ये वोटों का जो डाइवर्ट होते थे उसको समझ नहीं पाए और ये हार के कगार पर चले गए। आपका आकलन बिल्कुल सही है सुशील जी। मैं ये जानना चाह रहा हूं कि उद्धव ठाकरे का पूरा कायाकल्प हो गया है। एक आनंद रंगनाथन ने एक ट्वीट किया है, वो मुझे अगर मिल जाए तो मैं जरा दर्शकों को भी दिखा दूं। उन्होंने कहा है कि साहब पिलीग्राम्स पे अटैक हुए थे वहां जम्मू कश्मीर में, तो उन्होंने कहा था कि साहब अगर ये सब चीजें जारी रही तो आप ये तय समझ लीजिए कि एक भी हज यात्री हवाई जहाज में चढ़ नहीं पाएगा।
मिल गया मुझे, मैं दिखा भी देता हूँ, जो आनंद रंगनाथन ने वो ट्वीट किया है। ये उन्होंने बाला साहब ठाकरे का चित्र लगाते हुए कहा, "इफ ए सिंगल पिलग्रिम इज अटैक्ड ड्यूरिंग अमरनाथ, आई प्रॉमिस यू दिस that I will ensure not a single pilgrim flies off for हज"। बाला साहब ठाकरे 1993 में इन्होंने ये बयान दिया था। आज तो बिल्कुल मैं अरविंद सावंत का किसी होटल में पार्टी देख रहा था, जिसमें सब गोल टोपी वाले बैठे हुए थे और वहां पर जो है सब कुछ जो है उनको परोसा जा रहा था, आनंद की अनुभूति जो है। ऐसा बाला साहब ठाकरे के समय कभी होता क्या? यहाँ इतना ही नहीं, यहाँ जहाँ जिस शहर से मैं आता हूँ, संभाजी नगर, जिसे पूर्व में औरंगाबाद के नाम से जाना जाता था, उस शहर के जो प्रत्याशी है उद्धव ठाकरे के, चंद्रकांत खैरे, उन्होंने तो नमाज के बारे में इतना कुछ कह दिया था कि ऐसे लग रहा था कि चंद्रकांत खैरे हिंदुत्ववादी नहीं बल्कि मुस्लिम ही बन गए हैं। उतनी इतनी नमाज की वो तारीफ करते नजर आए थे। उद्धव ठाकरे लगभग मुसलमानों के समर्थक बन गए हैं, लगभग बन गए हैं। मतलब वो जितने बाला साहब चुनौती हिंदुत्ववादी थे, उतने ही वो अभी उद्धव ठाकरे हिंदुत्व से पूरा हट गए हैं। उद्धव को ये पता है कि जहां पर मुस्लिम कैंडिडेट नहीं है वहां पर वोट मिलने वाले हैं, और ऐसे ही हुआ। मुंबई की जो सीटें उद्धव ठाकरे ने जीती है वह मुस्लिम वोटर्स के कारण ही जीती है, और संभाजी नगर में उनको मुस्लिम वोटर्स ने वोटिंग नहीं किया, इसलिए वो सीट हारे हैं। जितने भी मैंने वोट परसेंटेज आपको बता दिया है, लगभग 66 लाख वोट एकनाथ शिंदे ने लिए है तो वो हिंदुत्व वाले ही है। 1 करोड़ के आसपास भारतीय जनता पार्टी ले लेती है तो वो हिंदुत्व वाले ही है। 1.5 करोड़ वोट तो अपने अजीत पवार और एकनाथ शिंदे और भारतीय जनता पार्टी ही ले लेती है। तो इतने वोट अगर पूरे के पूरे ये ले लेते हैं तो हिंदुत्ववादी वोट इनको ही मिले हैं। एक नरेटिव फैलाया जा रहा है जो मराठा आंदोलन को शायद ये इसके ऊपर बात की जा रही है कि मराठा आंदोलन के कारण ही भारतीय जनता पार्टी को ये नुकसान सहना पड़ा है। मैं इस मत से बिल्कुल सहमत नहीं हूं, बिल्कुल सहमत नहीं। ये मराठा आंदोलकों को ये दिखाया जा रहा है कि वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ चले गए हैं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी बीड लोकसभा संसदीय क्षेत्र में हार चुकी है गोपीनाथ मुंडे की पुत्री पंकजा मुंडे। वहां पर पंकजा मुंडे को जितने वोट मिले हैं, उन वोटों को अगर देखा जाए तो 6.5 लाख के आगे पंकजा मुंडे चली गई है। तो ओबीसी वोटर्स इतना है ही नहीं, 4 लाख के करीब ओबीसी वोटर वहां पर है। तो 1.5 लाख वोट आए कहां से? तो वो मराठा कम्युनिटी से ही पंकजा मुंडे को मिले वोट है, या राव साहेब दानवे को भी वोट मिले हैं जालना क्षेत्र से। हिंगोली परभणी क्षेत्र में भी मराठा वोट भारतीय जनता पार्टी को मिले हैं। ये जो भारतीय जनता पार्टी हारी है ना, इसका कारण मराठा वोट नहीं है, इसका कारण है मुस्लिम वोट मिले हैं। उद्धव ठाकरे, आपने जो शब्द इस्तेमाल किया, उद्धव ठाकरे ने अपना कायाकल्प कर लिया है पूरा का पूरा। वो अभी पूरा मुस्लिम समर्थक बन गए हैं। वो कांग्रेस के साथ जाकर, या वो मुस्लिम समर्थन की बात छोड़ दीजिए, बाला साहब ठाकरे ने एक तस्वीर अगर आपके पास हर किसी के पास हो, देख लेंगे तो पता चलेगा कि वो जो कांग्रेस के लीडर थे जिन्होंने सावरकर के पुतले को वहां से अंडमान से हटा दिया था, तो उसको भी लगभग जूतों से मारा था बाला साहब ने, जूतों से मारा था उसकी तस्वीर को। सावरकर को अगर कोई गाली देता है तो बाला साहब उनको जूतों से मारते थे, लेकिन उद्धव ठाकरे सावरकर को गाली देते देते आए, राहुल गांधी के साथ स्टेज शेयर करने लगे, महबूबा मुफ्ती के साथ स्टेज शेयर करने लगे, और या वो जो दूसरे वो मुख्यमंत्री थे उमर अब्दुल्ला, उनके साथ स्टेज शेयर करने लगे। अगर उद्धव ठाकरे इतना मुस्लिम अनुनय करते हैं तो उसी का फल इन्हें मिला है और इन्हें जीत मिली है। जैसे उद्धव ठाकरे मुसलमान बन गए ना, वैसे आपका एक सवाल भी बड़ा महत्वपूर्ण था। भारतीय जनता पार्टी का अंतर विरोध भी इसका एक कारण है। मतलब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में देवेंद्र फडणवीस की हार हो, देवेंद्र फडणवीस की एक प्रतिमा ब्राह्मण नेता के रूप में सामने लाना, या हमें
चांस मिले नेतृत्व करने का, इसलिए कुछ आगे करना, यह भी कारण इसमें हुआ है। और सबसे एक बड़ी अहम बात जिसे हमें समझ लेना होगा वो ये है कि खुद देवेंद्र फडणवीस के खेमे में ऐसे गृह छिद्र थे जिसके कारण भारतीय जनता पार्टी इसका आकलन ही नहीं कर पाई और इसी के कारण भारतीय जनता पार्टी की हार हुई। देवेंद्र फडणवीस ने अगर डिप्टी सीएम पद छोड़ने की पेशकश की है तो एक तरीके से वो इन सब तथ्यों से परिचित हैं और मूक रहते हुए भी उन्होंने सबको एक संदेश और संकेत देने की कोशिश की है। जी बिल्कुल, देवेंद्र फडणवीस का इस्तीफे की पेशकश उन्होंने खुद कहा है कि यह पेशकश कोई भावनाओं में बहते हुए नहीं दी है या रण छोड़कर जाने वालों से मैं नहीं हूं। देवेंद्र फडणवीस को यह पता है कि जो भी अपयश मिला है वो किसके कारण मिला है, क्यों मिला है। मैं तो यह मानता हूं कि देवेंद्र फडणवीस इतना जानते थे कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ ये सारी पार्टियां एक हो गई तो लगभग जीरो पर लाके रख देंगे, इसलिए तो उन्होंने ये तोड़फोड़ का काम किया। लेकिन इस दौरान मतलब देवेंद्र फडणवीस की ये चुनौती या ये पेशकश केवल विपक्ष के लिए नहीं थी। उन्होंने यही कहना था, मैं आपको बता दूं, आंकड़ों में बता दूं कि विधानसभा क्षेत्र का जायजा अगर लिया जाए तो 135 विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी को बढ़त है। 135, आज भारतीय जनता पार्टी के 105 है, 10 उनके साथ इंडिपेंडेंट है। 135 विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी को आज भी बढ़त है। मतलब इस हार को, लोकसभा की हार को विधानसभा की हार में न गिना जाए, क्योंकि कुछ अलग ही चित्र है वहां पर, अलग ही चित्र है और उस चित्र को भी समझ लेना पड़ेगा। देवेंद्र फडणवीस का ये दांव मुझे लगता है विपक्ष के लिए नहीं था, ये अपने ही पार्टी के लोगों के लिए था कि अगर आप ये बताना चाहते हो कि देवेंद्र फडणवीस के कारण हार हुई है तो इसकी जिम्मेदारी आपको भी लेनी पड़ेगी, आप सब लोगों को लेनी पड़ेगी। और यही बताने के लिए उदाहरण के तौर पे बता देता हूं, बता देना सही होगा या गलत ये बिना सोचे मैं आपको बता देता हूं कि जितने भी देवेंद्र फडणवीस के खेमे में लोग थे, पहले तो मैंने बता ही दिया कि चंद्रशेखर बावनकुळे जो पार्टी के अध्यक्ष थे वो अक्सर ऑनलाइन मीटिंगों में व्यस्त रहते थे। आपको अचरज होगा, इतने प्रकोष्ठ बनाए गए थे, इतने प्रकोष्ठ बनाए गए थे कि उन प्रकोष्ठों के लिए कार्यकर्ता मिलेगा कि नहीं यह सवाल सबके मन में आता था। मतलब मीडिया सेल अलग, मीडिया में प्रिंट मीडिया सेल, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सेल, डिजिटल मीडिया सेल, सोशल मीडिया सेल अलग, उसमें फेसबुक सेल, व्हाट्सएप सेल, इंस्टा सेल, रील सेल, ये क्या चल रहा था उसके भी प्रभारी, सह प्रभारी, संयोजक, सह संयोजक, इतने सेल, 150 के करीब सेल और इसके कम से कम 10-10 एक सेल के प्रदेश के, फिर जिले के, फिर तहसील के, फिर गांव के, फिर शहर के, इतने उसके पदाधिकारी, पन्ना प्रमुख, शक्ति प्रमुख, ये प्रमुख, वो प्रमुख, ये सारी बातें चलती थी। ऑनलाइन के जमाने में अटक गए, ऑनलाइन के मामले में ही अटक गए बावनकुळे। उनके बहुत ही करीबी देवेंद्र फडणवीस के श्रीकांत भारतीय जिनका नाम है, उन्होंने क्या कर दिया, वह गुड़ी पाड़वा चैत्र शुद्ध प्रतिपदा के दिन घर में एक कुत्ता लेके आए। उस कुत्ते का नाम ऐसे कुछ रख दिया कि जिससे भावनाएं भड़के, फेसबुक पोस्ट पर डाल दिया और यही एक चित्र इतने विचित्र तरीके से चला गया कि वह संभल नहीं पाई भारतीय जनता पार्टी। श्रीकांत भारतीय के कारण मैं तो ये कहता हूं कि हमारे मराठी में स्कूल में एक प्रतिज्ञा बोली जाती है, हिंदी संस्करण भी है उसका, लेकिन मराठी वर्ड है, भारत माझा देश आहे, सारे भारतीय माझे बांधव आहेत। भारत मेरा देश है, सारे भारतीय मेरे बंधु बांधव है। तो ये भारतीय बांधव है ये कहते वक्त भी लोग डरने लगे, इतना उन्होंने कुछ नाटक कर दिया। तो उसको भी कंट्रोल में लाना आवश्यक था देवेंद्र फडणवीस के लिए। ऐसे बहुत सारे नाम गिना सकता हूं, जितने भी राज्यसभा सदस्य बनाए गए, जितने भी विधान परिषद के सदस्य बनाए, एमएलसी दिया गया, ये सब के सब
भारतीय जनता पार्टी के लिए तारणहार नहीं बने, बल्कि कारणहार बने। और यही कारणहार लोगों को एक सबक सिखाना, उनको बता देना आवश्यक था कि भाई लोग, आपके ही कारण यह दशा बनी है मेरी, तो मैं ही छोड़ देता हूं, अब पार्टी हाथ में ले लेता हूं और कुछ करके दिखाता हूं। तो यही कारण है देवेंद्र फडणवीस ने इन सब को एक मैसेज दे दिया है कि यह पार्टी, मैं सत्ता छोड़ सकता हूं और आ सकता हूं फिर से पार्टी को खड़ा करने के लिए। सुशील जी, यहाँ बड़ी तेज चर्चा है क्योंकि 30 जून को जेपी नड्डा का विस्तारित कार्यकाल समाप्त हो रहा है। चर्चा ये है कि देवेंद्र फडणवीस को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा सकता है भारतीय जनता पार्टी का। और इसके साथ-साथ एक साय के रूप में खबर ये भी चल रही है कि उद्धव ठाकरे फिर से सक्रिय हो गए हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ आने के लिए। और संभवतः उद्धव ठाकरे की ये इच्छा है कि साहब, महाराष्ट्र में हमें दायित्व दिया जाए और फडणवीस साहब जो हैं वो मतलब हमारे सामने ना पड़े। कुछ इस तरह की बातें आई हैं ज़हन में या चर्चाओं में। अब भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व इस ऊहापोह में ज़रूर रहा होगा कि अगर उद्धव ठाकरे को हम वापस लाते हैं और विधानसभा में शरद पवार और कांग्रेस की हवा निकालते हैं, तो ऐसे में देवेंद्र फडणवीस का भी सम्मान रहे, उनको राष्ट्रीय स्तर पर लाया जाए। और जिस तरह की अब गठबंधन की सरकार है, उसमें महाराष्ट्र का इनका बड़ा बेजोड़ एक अनुभव भी जुड़ा हुआ है देवेंद्र फडणवीस का। जिस तरीके से इन्होंने सबक सिखाया है शरद पवार को और उद्धव ठाकरे को, तो राष्ट्रीय स्तर पर वो काम आ सकता है। इन खबरों में कितनी सच्चाई है? पहले तो मैं आपके एक दूसरे वाले चीज को सिरे से खारिज कर देता हूं, क्योंकि महाराष्ट्र में अगर चाहे तो भी अमित शाह, मतलब मैं नहीं मानता कि नरेंद्र मोदी इसको उद्धव ठाकरे को साथ लेंगे। चाहे तो अमित शाह भी चाहे, अगर लेने की बात भी चलती है, तो महाराष्ट्र का भारतीय जनता पार्टी का पूरा मतदाता भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर चला जाएगा, उद्धव ठाकरे को साथ लेने की बात होती है तो। हाँ, एक बात जरूर हो सकती है, उद्धव ठाकरे के सांसदों को साथ लेने की बात हो सकती है। आज 9 हैं, मैं दावा कर रहा हूं कि 7 लोग तो उद्धव ठाकरे को छोड़कर आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी में मर्ज हो सकते हैं। 7 आंकड़ा भी बता देता हूं आपको कि 7 लोग मर्ज हो सकते हैं। यह धोखा शरद पवार के लिए भी है, उसके भी लोग आ सकते हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ में आ सकते हैं। यह हो सकता है कि आने वाले दिनों में यह हो जाएगा। दूसरी बात आपने कही है कि क्या देवेंद्र फडणवीस राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकते हैं? जी हाँ, देवेंद्र फडणवीस राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकते हैं। महाराष्ट्र के 2 लोगों के नाम राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए चलाए जा रहे हैं। एक खुद देवेंद्र फडणवीस है जिन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाए, और दूसरा है विनोद तावड़े, जिनको भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने की चर्चाएं हो रही है। खास करके वो विद्यमान अध्यक्ष जेपी नड्डा के खास है, जेपी नड्डा के वो खास है। और अगर बात चलती है तो ये भी कहा जाता है कि देवेंद्र फडणवीस की अमित शाह के साथ नहीं बनती है, इसलिए भी देवेंद्र फडणवीस को महाराष्ट्र से हटाया जाएगा। लेकिन एक बात मेरे मन में भी है और ऐसा लगता भी है कि देवेंद्र फडणवीस को हटाए जाने के बाद आज जो कुछ भी भारतीय जनता पार्टी को बांध के रखने वाला व्यक्ति है वह देवेंद्र फडणवीस है। उनको हटाकर अगर केंद्र में लिया जाता है तो है ये भारतीय जनता पार्टी बची है, उसको बांधने वाला कोई भी आदमी उस दर्जे का हमें नहीं मिल सकता है। इसलिए आज के दौर में भारतीय जनता पार्टी देवेंद्र फडणवीस या विनोद तावड़े, देवेंद्र फडणवीस को नहीं लेना है तो विनोद तावड़े को भी बनाया नहीं जाएगा, क्योंकि सत्ता का संतुलन रखना होगा, बिल्कुल सत्ता का संतुलन रखना होगा। तो विनोद तावड़े को भी नहीं बनाया जाएगा, क्योंकि अगर विनोद तावड़े बनते हैं तो देवेंद्र फडणवीस के रास्ते की दिक्कतें और भी बड़ी हो जाएंगी। मतलब ये देवेंद्र फडणवीस के लिए हार ही होगी, उन्हें राज्य का नेता प्रमुख बनाकर बिठाए रखना और विनोद तावड़े को अध्यक्ष बनाना, ये देवेंद्र फडणवीस के लिए भी बड़ा अन्यायकारक होगा। और क्या देवेंद्र फडणवीस हमेशा के लिए त्याग करने के लिए ही बैठा है?
यह बात भी देवेंद्र फडणवीस के समर्थकों में है, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस ने मुख्यमंत्री पद छोड़ दिया था। उप मुख्यमंत्री पद में भी उसने पार्टी के लिए ये स्वीकार कर लिया था कि अपने कुछ ये भी दे दे, कुछ विभाग भी दे दे अजित पवार के लिए, ये भी स्वीकार कर लिया था। तो देवेंद्र फडणवीस को आज के दौर में राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाएगा ऐसा मुझे नहीं लगता है। नाम बहुत सारे चल रहे हैं, कोई कह रहा है ओम माथुर बनेंगे, कोई कह रहा है वो बंसल जी बनेंगे, कोई कह रहा है देवेंद्र फडणवीस बनेंगे, कोई विनोद तावड़े का नाम ले रहा है। मुझे लगता है, आप बड़े ज्ञानी है उसमें, 3 महीनों तक के लिए जेपी नड्डा को बरकरार रखा जाएगा मंत्री पद के साथ, और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी का इस कठिन दौर में कोई अध्यक्ष बनेगा तो मुझे उसके लिए लायक व्यक्ति लगती है सिर्फ अमित शाह। और अमित शाह ही फिर से एक बार कुछ दिन के लिए गृह मंत्री पद भी संभालेंगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष पद भी संभालेंगे। कोई अलग बनता है तो अमित शाह बनेंगे ऐसा मुझे तो लगता है, देवेंद्र नहीं बनेंगे या विनोद तावड़े नहीं बनेंगे। अच्छा, एक बात ये बताइए कि बहुत लोगों का कहना है, और मैं व्यक्तिगत रूप से इस जो बात कही जाती है उसका समर्थक हूँ। जब उद्धव ठाकरे की पार्टी टूटी थी, एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में 13 एमपी और 40 एमएलए आए थे, वहां तक तो ठीक था। ये अजित पवार को लेना, उप मुख्यमंत्री बनाना घातक हुआ। इससे डिफेम मिला, बीजेपी को बदनामी मिली, और उसके कट्टर समर्थक भी थोड़ा उससे नाराज हुए। जी, भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों में असंग से संग ऐसी एक भावना थी, बिल्कुल थी, उसको स्वीकार करना पड़ेगा कि ऐसी एक भावना थी। होनी चाहिए न चाहिए ये बात अलग है, लेकिन ये भावना भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के मन में थी। लेकिन फिर भी वोट ट्रांसफर की अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी के वोट अजित पवार के कैंडिडेट को ट्रांसफर हुए हैं, लेकिन अजित पवार के पास जो वोटर थे क्या वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ ट्रांसफर हुए हैं? इसका जवाब नहीं ऐसे आता है। अजित पवार के पास के वोटर भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिले जितने मिलने चाहिए थे, और यही एक कारण है कि भारतीय जनता पार्टी अब अंदाजा जो लगा रही थी उस यश तक पहुंच नहीं पाई। अजित पवार के कारण डिफेम हुआ है क्या? तो थोड़ा बहुत तो डिफेम जरूर हुआ है। मुझे लगता है इसीलिए अजित पवार को कैबिनेट मिनिस्ट्री ना देते हुए मंत्रिमंडल के बाहर उनके पार्टी को रखा गया है। आज भी एनसीपी के लिए लोगों के मन में उतनी विश्वास की भावना नहीं है जितनी एकनाथ शिंदे के लिए है। एकनाथ शिंदे का वोट ट्रांसफर भी हुआ है, एकनाथ शिंदे को भी वोट ट्रांसफर हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी का वोटर एकनाथ शिंदे के ऊपर भरोसा भी करता है, लेकिन उतना वो अजित पवार के ऊपर नहीं करता है। थोड़ा बहुत तो फटका इसका बैठा ही है। बिल्कुल सही बात आप कह रहे हैं। बारामती की सीट भी नहीं निकाल पाए। बारामती में भी सुप्रिया सुले की अच्छी खासी जीत हो गई है। और दूसरे, जिस तरीके से ये मतलब शिकवा शिकायत भी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि नहीं नहीं हम नाराज नहीं हैं। प्रफुल्ल पटेल का बयान जो था बड़ा हास्यास्पद था कि आप कैबिनेट मंत्री भी चाहते हैं, आप कुछ कंट्रीब्यूट भी नहीं कर पा रहे हैं बीजेपी के लिए। एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आपका जीता है, 4 आप लड़े हो। ऐसे में तो मुझे एकनाथ शिंदे की शिकायत ज्यादा वाजिब लग रही है कि भाई हमारे साथ जीत करके आए हैं, कम से कम एक कैबिनेट का मंत्री तो हमें दे देते, हमारा भी स्वतंत्र प्रभार का दे दिया जाधव को। जी, अजित पवार अपनी ताकत नहीं दिखा पाए हैं, बिल्कुल नहीं दिखा पाए हैं। अजित पवार के लिए मैं पहले से कहता आया हूं कि एनसीपी एक पार्टी नहीं है, वो संगठन है, यूनियन ऑफ स्टेट है, वो भी अमेरिकन संघराज्य है। वो कि भारतीय संघराज्य भी नहीं है कि संघराज्य बना और उसने अलग अलग घटक राज्य बना दिए। वो अमेरिका की तरह है, संघराज्य घटक राज्य थे और उन्होंने मिलकर एक राज्य बनाया जिसको एक संविधान, एक निशान, ऐसी चीजें प्रदान की थी, और वो अपने अपने अधिकारों का इस्तेमाल करते हैं। ये एनसीपी के नेता जो है वो अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में बड़े हैं और उनको एक नेता चाहिए होता है। इनका अगर बड़प्पन टिका रहे तो ही ये अपने नेता के साथ रहते हैं, और इन्हें जब पता चलता है कि अब हमारी सीट हिलने वाली है
तो निकल जाते हैं। ऐसे कई है, अकलूज के मोहिते हो या अलीबाग के तटकरे हो या प्रफुल्ल पटेल हो या खुद अजीत पवार हो, ये सारे अपने अपने जब झटके हो लगने लगे तो बाजी पलट लेते हैं। तो अजीत पवार को स्वीकारने में भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने भी मना कर दिया, वह भी अपना करिश्मा नहीं दिखा पाए, वोट ट्रांसफर भी नहीं करवा पाए। इसीलिए अजीत पवार को अभी थोड़ा सा डर लगने लगा है कि भाई क्या होगा हमारे साथ। मैं ये और इसी का फायदा उठाकर एक अफवाहें भी फैलाई जा रही कि अजीत पवार के लोगों को छोड़कर चले जाएंगे, शरद पवार के पास चले जाएंगे। मैं इस अफवाह को आधा सच मानता हूं। जी हाँ, अजीत पवार के लोग अजीत पवार को छोड़कर चले जा सकते हैं, लेकिन अब वो शरद पवार के पास चले नहीं जाएंगे, अब वो भारतीय जनता पार्टी के पास चले जाएंगे, क्योंकि शरद पवार के प्रभाव क्षेत्र से उन्हें दूर निकाला गया है। और शायद इसीलिए वो शरद पवार के प्रभाव से, शरद पवार के ताकत से दूर निकले, इसीलिए अजीत पवार के साथ लोगों को दूर किया गया है। अगर कुछ जाना चाहते हैं तो वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जा सकते हैं, कुछ जाएंगे शरद पवार के साथ फिर से एक बार, छगन भुजबल की तरह के लोग, लेकिन ज्यादातर लोग अगर अजीत पवार को छोड़ते हैं तो वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जाएंगे। यही एक भारतीय जनता पार्टी का बड़ा फायदा होगा ओंकार जी। और आखिर में एक सवाल जो बहुत जरूरी है, वो तो मैं जरूर जानना चाहूंगा आपसे। विधानसभा चुनाव में अब बिल्कुल भी समय नहीं बचा है, उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। सितंबर अक्टूबर में जो है नतीजे आ जाते हैं, शपथ ग्रहण होता है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को क्या क्या करने की जरूरत है? जो चुनौतियां हैं वो तो हमारे सबके सामने हैं इस समय, लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में ही वहां अपनी सरकार बनाना चाहती है तो उसको क्या करना पड़ेगा? जी, सबसे पहले एक नैरेटिव फैलाया गया है कि मराठा कास्ट भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं है, वह नैरेटिव को तोड़ना पड़ेगा। मराठा कास्ट भारतीय जनता पार्टी के साथ है, यह भारतीय जनता पार्टी को दिखाना होगा। मराठा कम्युनिटी के लिए क्या क्या किया है यह बताना पड़ेगा। नंबर 2 वाली बात, मुसलमान जो कभी भी कमेंट में भी लिखा है इन्होंने, पहले तो देते ही नहीं थे। जी बिल्कुल सही कहा है, पहले तो बिल्कुल देते नहीं थे, लेकिन इस बार किसे देना है ये तय कर रहे हैं। मुसलमानों ने इस बार AIMIM को वोट नहीं दिया है, उन्होंने वोट कांग्रेस, उद्धव ठाकरे या एनसीपी को दिया है। और अनुसूचित जाति के लोगों के वोट को भी इसी तरह से दलित पार्टियों को जाते नहीं देखा है। प्रकाश आंबेडकर की पार्टी को करारी हार का सामना करना पड़ा है, और मुस्लिम वोटों में भी जो बंटवारा होना चाहिए था वो नहीं हुआ है, वह इकट्ठा खड़े हैं। इसमें कोई ना कोई तोड़ भारतीय जनता पार्टी को निकालनी होगी। तीसरी बात, 135 सीट पर भारतीय जनता पार्टी आगे है, यह भारतीय जनता पार्टी को बताना होगा, इस पृथक्करण को सामने लाना पड़ेगा। चौथी बात, भारतीय जनता पार्टी के अंदरूनी जो विवाद है, एक दूसरे के पैर को खींचते हुए गिराने की जो आदत लगी हुई है, उस आदत से निजात पाना होगा, उसको दूर करना होगा, उन लोगों की उस वृत्ति को दूर करना होगा। अगर वृत्ति को दूर नहीं कर सकते हैं तो उन लोगों को दूर करना होगा। पांचवी बात, भारतीय जनता पार्टी के जो चमको कार्यकर्ता है, जो सिर्फ चमक धमक में खोए रहते हैं, उनको पहचान कर उनसे जिम्मेदारियों को हटाकर अपने सच काम करने वाले लोगों के हाथ में जिम्मेदारियां देनी पड़ेगी। इस पंचसूत्री का भारतीय जनता पार्टी अगर पालन करती है तो भारतीय जनता पार्टी विधानसभा में खोए हुए यश को प्राप्त कर सकती है, अपमान को सम्मान में बदल कर सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद सुशील कुलकर्णी जी, आपने इतना समय निकाला ओशियन नेटवर्क के लिए और बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां दी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी धन्यवाद। नमस्कार।